फ्रेंड्स, अब तक पिछले कुछ वीडियोस में हम जिस पेपर के बारे में चर्चा कर रहे थे वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेकिन अब हम एक नया पेपर के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और वो पेपर है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। जैसे वहाँ पर हमने मॉर्फोलॉजी डिस्कस की थी, रूट्स की, स्टेम्स की, इसी प्रकार से यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इन्हीं पार्ट्स की, रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एट्सेट्रा, इनकी एनाटॉमी अब हम आगे कुछ वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब आप लैब में जाते हैं और आपको मटेरियल दिया जाता है सेक्शन कटिंग के लिए, तब आप उसमें सेक्शन कटिंग करते हैं, स्लाइड तैयार करते हैं और जब उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर पार्ट की एनाटॉमी नज़र आती है, आंतरिक संरचना नज़र आती है। डिपेंड करता है कि आपको मटेरियल कौन सा दिया गया है, रूट दी गई है, स्टेम दिया गया है या लीव्स दी गई है। तो उसी क्रम में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट। एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट को जिन पार्ट्स में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो प्रमुख रूप से 6 पार्ट्स हैं जो आपको सेक्शन में नज़र भी आते हैं जब आप माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं। फर्स्ट है एपिब्लेमा, दूसरा है कॉर्टेक्स, तीसरा है एंडोडर्मिस, चौथा पेरिसाइकिल, देन वेस्कुलर स्टेंट्स या वेस्कुलर बंडल्स एंड लास्ट पिथ। इन सब के बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली लेयर जो कि रूट्स की सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम एपिब्लेमा या पिलीफेरस लेयर्स भी कहते हैं। इस लेयर्स की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं। इसके अलावा इसकी कुछ सेल्स से रूट हेयर्स भी उत्पन्न होते हैं, सभी सेल्स से नहीं, इसकी कुछ सेल्स से रूट हेयर्स उत्पन्न होते हैं। ये जो रूट हेयर्स होते हैं वो नलिकाकार संरचना होती है जो निरंतर सॉइल वाटर से कांटेक्ट में रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि रूट हेयर्स का कार्य है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। तो सॉइल वाटर के निरंतर ये संपर्क में रहते हैं और इसी वजह से ये वहाँ पाए जाने वाले जल और खनिज लवणों के अवशोषण का कार्य करते हैं। ये जो एपिब्लेमा है ये यंग रूट्स की अपेक्षा जो ओल्डर पार्ट्स होते हैं, ओल्डर पार्ट्स में ज़्यादा प्रबल होती है। तो रूट की स्ट्रक्चर में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कहलाती है एपिब्लेमा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये रूट्स, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ भाग है जिसमें बेसिकली इंटरसेलुलर स्पेसिस पाए जाते हैं। अर्थात कॉर्टेक्स की सेल्स होती हैं वो लूजली बाउंड होती हैं और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं जिनके द्वारा, क्योंकि उनमें वायु होती है तो गैसियस एक्सचेंज का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। लेकिन ओल्डर रूट्स की जो कॉर्टेक्स है, अभी हम बात कर रहे थे यंग रूट्स की, बेसिकली अगर ओल्डर रूट्स की बात करें तो ओल्डर रूट की कॉर्टेक्स की बाहरी एक या अधिक परतें सुबेरिन के जमाव के कारण थिक वॉल्ड हो जाती हैं। जनरली तो थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, लेकिन इसकी जो बाहरी एक या दो परतें हैं, एक या अधिक परतें भी हो सकती हैं, उनमें सुबेरिन का जमाव हो जाता है जिससे ये थिक वॉल्ड हो जाती हैं और इस प्रकार से ये थिक वॉल्ड सेल्स एक्सोडर्मिस का निर्माण करती हैं। इन थिक वॉल्ड सेल्स से जो निर्मित परत होती है उसको एक्सोडर्मिस कहते हैं और ये फंक्शंस में बेसिकली प्रोटेक्टिव और एब्जॉर्प्टिव होती है। तो यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स है बेसिकली इसके 3 कार्य हैं, जिनमें पहला रूट हेयर्स से इनर पार्ट्स तक संवहन का कार्य करना। संवहन यानी जो रूट हेयर्स से जल और खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है, उन जल और खनिज लवणों को आंतरिक टिश्यूज या आंतरिक भागों तक संवहन करने का कार्य इस भाग के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी कुछ कोशिकाओं में स्टोरेज ऑफ फूड भी होता है, उनमें भोजन संग्रह भी होता है और साथ में जो सेल्स सुबेरिन युक्त होती हैं उनके द्वारा प्रोटेक्शन का कार्य भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉर्टेक्स भाग है जो कि रूट की आंतरिक संरचना में एक बड़ा भाग होता है, इसके द्वारा बेसिकली 3 फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। पहला, जो जल और खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं रूट हेयर्स के द्वारा उनको आंतरिक भागों तक पहुंचाना, दूसरा स्टोरेज ऑफ फूड और तीसरा प्रोटेक्शन।
इस प्रकार से दूसरा भाग हुआ। यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें जो अभी हम संरचना के कुछ पार्ट्स पढ़ रहे हैं वो और आगे आने वाले सारे पार्ट्स आपको बहुत स्पष्ट नजर आ रहे हैं। कलर डायग्राम है, इसलिए आप इसमें एक एक पार्ट बहुत स्पष्ट देख सकते हैं। और ये एज सच स्ट्रक्चर आप उस वक्त भी देखते हैं जब अपना सेक्शन कटिंग करके स्लाइड तैयार करते हैं और माइक्रोस्कोप में देखते हैं। अभी तीसरा जो भाग है वो है एंडोडर्मिस। आउटर मोस्ट भाग बताया था मैंने आपको एपिब्लेमा, दूसरा कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे की एकल स्तरीय परत एंडोडर्मिस कहलाती है। या कह सकते हैं कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, सिंगल लेयर, उसको ही एंडोडर्मिस कहा जाता है। इसकी जो सेल्स हैं वो बैरल शेप यानी ढोलकाकार होती हैं और इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। जो कॉर्टेक्स की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते थे वो एंडोडर्मिस की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। लेकिन इसकी जो कोशिकाएं हैं उनकी आंतरिक भित्तियों पर लिग्निन और सुबेरिन का जमाव पाया जाता है, या लिग्निन और सुबेरिन की पट्टियों जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं जमाव के कारण, जिन्हें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस एंडोडर्मिस का विशिष्ट लक्षण है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस एंडोडर्मिस का विशिष्ट लक्षण है, लेकिन इनमें अतिरिक्त थिकनिंग होने के कारण यह अविभेदित हो जाती है। यहाँ पर जब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनती हैं तो उसके बाद इस और भी थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, जिससे फिर ये विभेद करना मुश्किल हो जाता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स वाली थिकनिंग कौन सी है और जो अतिरिक्त थिकनिंग ऊपर जमी थी वो कौन सी है। इसका मतलब यही है कि जो एक्स्ट्रा थिकनिंग होती है उसके बाद हम ये ठीक से विभेद नहीं कर पाते कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कौन सी हैं और जो एक्स्ट्रा जमाव है वो कौन सा है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो प्रोटोजाइलम होता है उसके सामने के ठीक उसके सामने की सेल्स, प्रोटोजाइलम के ठीक जो सामने की सेल्स होती हैं उनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का जमाव नहीं पाया जाता। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एंडोडर्मिस की जो सारी सेल्स हैं वो एक जैसी नहीं होती। एंडोडर्मिस की कुछ सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, जबकि जो कुछ ऐसी सेल्स हैं जो जस्ट प्रोटोजाइलम बंडल्स के सामने की ओर होती हैं उनमें थिकनिंग्स नहीं पाए जाते। वो अपनी मूल स्ट्रक्चर जो पहली वाली होती है उसमें ही रहती हैं और इनको पैसिव सेल्स कहा जाता है या ट्रांसफ्यूजन सेल्स कहा जाता है। और ये पैसिव सेल्स ही वो सेल्स होती हैं जिनमें से बेसिकली वाटर और मिनरल्स वगैरह जो फ्लूइड होते हैं उनके कंडक्शन का कार्य होता है, क्योंकि जो दूसरी सेल्स हैं जिन पर थिकनिंग हो जाती है उनमें से इनका संवहन होना मुश्किल हो जाता है। यद्यपि उनमें से होता है लेकिन वो उतना आसान नहीं होता, क्योंकि उनमें जो संवहन होता है वो बेसिकली उनकी थिक वॉल्स में पाए जाने वाले प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से होता है, जो उतना आसान मार्ग नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर जो बेसिकली जल, खनिज लवण आदि का संवहन होता है, चाहे वो बाहर से भीतर की ओर या भीतर से बाहर की ओर, वो बेसिकली पैसिव सेल्स या ट्रांसफ्यूजन सेल्स के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ये पैसिव सेल्स के माध्यम से जल और लवण आदि का संवहन करती हैं। इसके अलावा ये जो स्थूलित कोशिकाएं होती हैं वो भी प्लाज्मोडेस्मेटा के माध्यम से संवहन में भाग लेती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लेकिन वो जो कंडक्शन है उतना इजी आसान नहीं होता जितना पैसिव सेल्स के माध्यम से होता है। तो ये तीसरा पार्ट हुआ था एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद जो चौथी परत है वो है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है। यह एकल स्तरीय या बहुस्तरीय हो सकती है, यानी ये सिंगल लेयर भी हो सकती है और मल्टी लेयर भी हो सकती है। पेरिसाइकिल आमतौर पर कुछ प्लांट्स में सिंगल लेयर हो सकती है, तो कई प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें पेरिसाइकिल मल्टी लेयर होती है, जैसे स्माइलैक्स। आपको एग्जाम्पल स्क्रीन में नजर आ रहा है, सिंगल लेयर मेज में और मल्टी लेयर स्माइलैक्स में पाई जाती है। ये जो मोनोकोट्स होते हैं उनमें यह भाग कैम्बियम नहीं बनाता। हमने आपको बताया था कि जो लेटरल रूट्स होती हैं उनकी उत्पत्ति पेरिसाइकिल से होती है। लेटरल रूट्स, जब रूट्स के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ बताया था कि लेटरल रूट्स की जो उत्पत्ति होती है वो पेरिसाइकिल से होती है। तो यहाँ जो मोनोकॉट्स हैं उनमें इस भाग का कैम्बियम के निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, इससे केवल लेटरल रूट्स ही प्रोड्यूस होती हैं। तो कुल मिलाकर कैम्बियम निर्माण मोनोकॉट्स में नहीं होता, इस वजह से ही इनमें
प्राय सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ होने के लिए कैम्बियम का निर्माण होना जरूरी होता है। यंग रूट्स में यह पतली भित्ति युक्त मृदुतकीय कोशिकाओं का बना होता है, जबकि बाद में यह अनेक मोनोकॉट्स में मोटी भित्ति युक्त हो जाता है। तो दोनों प्रकार की सेल्स इसमें ऑब्जर्व की गई हैं। जब रूट्स यंग होती हैं तो इसकी जो वॉल्स होती है थिन वॉल्स होती हैं, और जबकि इसके बाद में इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो थिक वॉल्ड हो जाती है, यानी मोटी भित्ति युक्त हो जाती हैं। इस प्रकार से ये एक परत पाई जाती है जो एंडोडर्मिस के नीचे पाई जाती है, या कह सकते हैं कि वैस्कुलर बंडल के जस्ट बाहर की जो परत होती है वो पेरिसाइकिल होती है, जो सिंगल या मल्टीलेयर्ड हो सकती है। इसके बाद अगला इसका इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख रहे हैं, वो है वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर स्ट्रैंड या वैस्कुलर सिलेंडर, जो भी आप चाहें इसको पुकार सकते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है किसी भी प्लांट पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर का। इसकी कुछ प्रमुख बातें जो आप पहले से ही पढ़ते चले आते हैं, जिसे इसका मोनोकॉट्स में जो निर्माण है वो 8 या अधिक अल्टरनेट रेडियल वैस्कुलर बंडल से होता है। अर्थात मोनोकॉट्स में जो वैस्कुलर स्ट्रैंड हैं, वैस्कुलर बंडल्स हैं, उनकी संख्या 8 या 8 से अधिक होती है, जो कि अल्टरनेट पाए जाते हैं। अल्टरनेट पाए जाने का मतलब जाइलम और फ्लोएम एक के बाद एक पाए जाते हैं, सिंगल रेडियस पर नहीं पाए जाते, और इसीलिए इनको रेडियल वैस्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। रेडियल वैस्कुलर बंडल्स का मतलब यहाँ पर यही है कि दोनों अलग अलग त्रिज्याओं पर या दोनों अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। कुछ पौधों जैसे कि मक्का, इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है वो दृढ़ोतकी संयोजी ऊतक में धंसा हुआ पाया जाता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें एक उदाहरण मक्का का दिया है, उनमें ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो संयोजी ऊतक में धंसे हुए पाए जाते हैं। वैस्कुलर बंडल सेंट्रल पिथ के चारों ओर एक रिंग में अरेंज होते हैं। जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो पिथ होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है, उसके चारों ओर वैस्कुलर बंडल्स की एक रिंग पाई जाती है। एक रिंग में ये व्यवस्थित पाए जाते हैं। हमें पता है कि वैस्कुलर बंडल्स में दो विशेष टिश्यू पाए जाते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो यहाँ जाइलम और फ्लोएम की कुछ प्रमुख बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं जाइलम की, कि जाइलम इसमें किस प्रकार का होता है। तो जाइलम के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट आपको सामने हमने हाईलाइट किए हैं। इसमें जो जाइलम होता है, जाइलम बंडल्स जो होते हैं वो एक्सार्क होते हैं और पॉलीआर्क होते हैं। जाइलम के 2 भाग होते हैं, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। तो अगर प्रोटोजाइलम बाहर की ओर और मेटाजाइलम अंदर की ओर हो तो ऐसी कंडीशन को एक्सार्क कहा जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जाइलम के कई बंडल्स मिलते हैं, ऐसी कंडीशन को पॉलीआर्क कहते हैं। तो यहाँ पर जो जाइलम का प्रकार है वो आप सिंगल लाइन में बोल सकते हैं, एक्सार्क एंड पॉलीआर्क। इसके अलावा जो जाइलम है वो बेसिकली वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा से बना होता है। जाइलम का निर्माण 2 मुख्य भागों से होता है, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अलावा इसमें जो 2 इसके भाग हैं, यानी प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि जो मेटाजाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम की तुलना में उसका जो आंतरिक संरचना है वो लार्जर होती है, बड़ी होती है। इसकी वजह यह है क्योंकि जो थिकनिंग पाई जाती है दोनों की आंतरिक भित्तियों पर वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। दोनों में जो थिकनिंग्स होती हैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में वो डिफरेंट होती हैं। इसीलिए जो प्रोटोजाइलम की अंदर की कैविटी है वो नैरो होती है, जबकि मेटाजाइलम की जो अंदर की कैविटी है वो थोड़ी बड़ी होती है, लार्ज होती है। प्रोटोजाइलम में जो थिकनिंग है वो एन्युलर टाइप की होती है, जबकि जो मेटाजाइलम में थिकनिंग है वो बेसिकली पिटेड प्रकार की होती हैं। तो इन दोनों में जो थिकनिंग्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। इसी वजह से इनकी संरचना में, आंतरिक संरचना में आपको अंतर देखने को मिलता है। जाइलम का जो कार्य है बेसिकली यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, साथ में जल और खनिज लवणों के संवहन में सहायता प्रदान करना। तो वैस्कुलर बंडल में एक पार्ट हुआ जाइलम, इसका दूसरा भाग होता है फ्लोएम। जो फ्लोएम बंडल्स होते हैं वो जाइलम के अल्टरनेट होते हैं, रिंग में होते हैं। पहले जाइलम फिर फ्लोएम, इस तरह से अल्टरनेट रूप से अरेंज पाए जाते हैं इसके वैस्कुलर बंडल। साथ में जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक की पतली परत के द्वारा पृथक रहते हैं। जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक थिन लेयर पाई जाती है कंजक्टिव टिश्यूज की, जो इनको सेपरेट करती है।
इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकीय होने पर खाद्य संग्रह करती हैं। फ्लोएम में भी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकीय यदि हैं तो खाद्य संग्रह करती हैं। दोनों प्रकार की हो सकती है, स्क्लेरिड्स भी हो सकती है यानी दृढ़ोतकी भी हो सकती हैं और मृदुतकीय भी हो सकती हैं। तो हम पहले मैंने आपको बताया है कि अगर इसकी सेल्स मृदुतकीय हैं, पैरेन्काइमेटस हैं, तो वो कार्य खाद्य संग्रह का करती हैं। लेकिन यदि वो स्क्लेरिड्स हैं, स्क्लेरिफाइड हैं यानी दृढ़ोतकीय हैं, तो उनका कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना है, जैसे कि जाइलम प्रदान करता है। उसी तरीके से ये भी दोनों काम करता है, स्टोरेज ऑफ फूड और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना प्लांट को। तो इसका कार्य भी दोनों प्रकार का होता है। इसके अलावा जो फ्लोएम है उसमें चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं दोनों पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं और सह कोशिकाओं से मिलकर फ्लोएम का निर्माण होता है। और फ्लोएम का जो कार्य है वो है कार्बनिक खाद्य पदार्थ का संवहन करना, अर्थात जो पत्तियों द्वारा फोटोसिंथेसिस से फूड प्रिपेयर किया जाता है उस फूड को पूरे प्लांट्स के पार्ट्स तक और फाइनली अंदर नीचे रूट्स तक पहुंचाने का जो कार्य है वो फ्लोएम का है। जाइलम का कार्य तो जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को ऊपर की ओर यानी पत्तियों तक पहुंचाना है। उसके विपरीत फ्लोएम जो पत्तियां खाद्य निर्मित करती हैं उसको ऊपर से नीचे की ओर उसका संवहन करना है। तो इस प्रकार से रूट्स में, जड़ों में एक प्रमुख भाग हुआ वेस्कुलर बंडल्स या वेस्कुलर स्ट्रैंड्स, और इसका अंतिम भाग होता है पिथ, जिसे हिंदी में मज्जा कहा जाता है। मोनोकोट्स रूट्स में एक सुविकसित पिथ पाई जाती है। मोनोकोट्स में जब आप सेक्शन देखेंगे तो पाएंगे कि एक सुविकसित पिथ इसमें प्रेजेंट होती है, जिसकी जो सेल्स होती हैं वो गोलाकार होती हैं और पैरेन्काइमेटस होती हैं। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है और साथ में इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी पाए जाते हैं। जैसे इंटरसेलुलर स्पेस कॉर्टेक्स की सेल्स में पाए जाते हैं, सिमिलरली क्योंकि ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं, इसके बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। और इन सेल्स का कार्य भी फूड स्टोरेज करना है। इसमें बेसिकली स्टार्च कणों के रूप में भोजन संग्रहित रहता है। तो इस प्रकार से जब जड़ की आप आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसमें ऊपर से नीचे तक अलग अलग भाग आपको नजर आएंगे और प्रत्येक भाग का अपना एक विशिष्ट कार्य होता है। और जनरली ये ही भाग ऊपर से नीचे की ओर जो क्रम से हमने देखे हैं, आमतौर पर सारे ही जो पार्ट्स की हम एनाटॉमी करेंगे, चाहे इसके बाद हम डाइकोट रूट पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम स्टेम पढ़ेंगे, मोनोकोट, डाइकोट, आप सब में लगभग इन्हीं भागों को क्रम से ऊपर से नीचे की ओर स्टडी करेंगे। तो इनको आप ठीक से एक बार देख लीजिए कि कौन सा भाग किस क्रम में अरेंज है और बेसिकली क्या सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं इनमें, उनके क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। ये सब आप अगर स्टार्टिंग में इस पहले वीडियो में ठीक से समझ लेंगे तो आगे आने वाली जो एनाटॉमीज़ हैं, चाहे अगले वीडियो में मैं डाइकोट रूट की एनाटॉमी डिस्कस करूंगा, फिर स्टेम की दोनों की एनाटॉमी डिस्कस करूंगा, तो वहां आपको समझना बहुत आसान होगा। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको बहुत स्पष्ट समझ में आई होंगी। आप इसको वापस से एक बार देखें, ठीक से समझें, तो पक्का आप इसको समझ पाएंगे और इससे लाभान्वित भी होंगे। जहाँ कहीं किसी को कोई समस्या है मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू।